नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, एमडीसी ट्राइबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, ये आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तीनों के लिए होता है। तो आपका कोई भी सेशन हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, तीनों में से सबके लिए सेम सिलेबस है। तो ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तीनों के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनका ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए वीडियो है। कोई भी सेशन हो, फिर से हम दोबारा बोल रहे हैं, सबका सिलेबस सेम ही है। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया वो आपके प्रीवियस जो पहले पूछा जा चुका वैसा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो आप अपना जो है तैयारी अगर कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि जनजातियों के मुख्य समस्याओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको जनजातीय के मुख्य समस्या पूछे या फिर भारतीय जनजातियों का मुख्य समस्या पूछे, दोनों का आंसर सेम लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने वैसा ही आंसर बताया है, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है कि भारतीय जनजातियों या फिर आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, भारत के वे प्राचीन समुदाय हैं जो सदियों से प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव में रहे हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के बावजूद ये समुदाय आज भी विकास की दौड़ के पीछे हैं। भौगोलिक अलगाव और बाहरी दुनिया के संक्षेप के कारण ये गरीबी, अशिक्षा और विस्थापन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए, भारतीय जनजाति हो या फिर जिसे ही आदिवासी बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत पुराने प्राचीन समुदाय हैं जो हमारे जो है प्रकृति से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, सदियों से जुड़े आए हैं। भारतीय संविधान में जो है इसे कहा गया अनुसूचित जाति। क्या कहा गया? अनुसूचित जाति। और ये जो है विशिष्ट सांस्कृतिक और परंपराओं के बावजूद ये जो है क्या है, सभी लोगों से जो है जो विकास का दौर चल रहा है उसमें ये लोग जो है बहुत पीछे हैं। बहुत सारा भौगोलिक अलगाव है, बाहरी दुनिया के संक्षेप के कारण ये लोग गरीबी रेखा में हैं, अशिक्षा है, विस्थापन जैसी बहुत सारी समस्या होती है। विस्थापन यानी कि मान लीजिए वहाँ जंगल वगैरह कट गया तो वहाँ से दूसरी जगह उन्हें जो है शिफ्ट होना पड़ता है, तो वही विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये सब जो है रीजन है, ये सब कारण है। आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे समस्या इनके। तो देखिए, हमने लिखा है कि भारतीय जनजातियों के मुख्य समस्या, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि जनजातियों के प्रमुख समस्या, दोनों एक ही बात हुआ। तो एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया हम लोग का कि आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी, ठीक है। आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी दोस्तों, जिसमें हो जाता है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और वनोपज यानी वन में जो उपजता है वो सब पर आधारित है, जिसमें हो जाता है निम्न उत्पादकता। आधुनिक खेती के औजारों और सिंचाई में कमी के कारण उनकी पैदावार बहुत कम होती है। वो लोग जो है देसी नुस्खे से, देसी तरीके से जो है अपना पैदावार उपजाते हैं, खेती करते हैं, जिससे जो है उनका पैदावार जो है कम होती है, उपजाऊ कम होती है ना। फिर आगे हो गया दोस्तों बेरोजगारी। शिक्षा के अलगाव के कारण या फिर शिक्षा के अभाव और कौशल विकास की कमी के कारण वे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जहां उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती, यानी बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। शिक्षा का अभाव और कौशल के विकास के कारण ये सब होता है, मजदूरी करना पड़ता है ना। दूसरा हो गया अब दोस्तों हम लोग का कि भूमि अलगाव और विस्थापन। यह जनजातियों का सबसे दर्दनाक समस्या है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया या फिर कहीं किसी तरह से जो है जंगल कट रहा है, तो वहाँ से उन्हें जो है विस्थापित किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। वो लोग जो है दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखिए लिखा है प्रोजेक्ट का अभाव, यानी मान लीजिए कारखाने, कोई बांध वगैरह, खाने बांध या फिर कारखाने वगैरह निर्माण के लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीन के बेदखल कर दिया जाता है, यानी उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि वहाँ कारखाने लग सके, वहाँ बांध बन सके। तब उन्हें जो है विस्थापन का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ये खतरनाक और दर्दनाक होता है। फिर हो गया कानूनी दावपेच। अपनी ज़मीन के कागजात ना होने के कारण वे आसानी से भूमाफियाओं और कॉर्पोरेट घरानाओं द्वारा ठगे होते हैं। यानी कई बार क्या होता है, किन्हीं के पास जो है अपना कागज़ नहीं होता है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं के पास अपना कागज़ नहीं होने के कारण जो भू माफिया हैं, यानी कि भूमि की माफिया करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी वाले, वो सब उसे ठग लेते हैं और ज़मीन से वहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है उनकी समस्या। फिर तीसरी समस्या है दोस्तों, वो है ऋणग्रस्तता और शोषण।
यानी क्या होता है कि गरीबी के कारण जनजातीय लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर होते हैं, उनसे ऋण लेते हैं और उसी का ब्याज के जाल में फंस के ब्याज चुकाते चुकाते जो है अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो देखिए लिखा है ब्याज की जाल। साहूकार अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जिनके कारण आदिवासी अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुओं मजदूर बनकर रह जाते हैं। और देखिए उन्हें चुकाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। तो ये सब समस्याएं आती हैं जनजातियों में। आगे दोस्तों चौथा कि स्वास्थ्य और कुपोषण। ठीक है, भौगोलिक दूरी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है। वहाँ ना ही अच्छी हॉस्पिटल है, ना ही और कुछ जो है स्वास्थ्य रिलेटेड सेवाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला लिखा है कि अशिक्षा और अंधविश्वास। बीमारी के समय वे क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उसके बजाय क्या करते हैं, पारंपरिक झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं। ठीक है, फिर हो गया दोस्तों कुपोषण। कुपोषण भी होता है। अब वहाँ स्वच्छ जल नहीं मिल पाता, स्वच्छ पेयजल की कमी और पोषण भोजन न मिलने के कारण आदिवासी बच्चों और महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी और कुपोषण जैसा दर जो है बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक। आपने ये भी सुना होगा। तो ये सब कारण से भी जो है ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं आदिवासियों का, फिर यानी जनजातियों का। पांचवा हो गया दोस्तों शिक्षा और साक्षरता की कमी, यानी जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे है। भाषा की दीवार। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भाषा उनकी मातृ भाषा से अलग होती है, जिससे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उनकी भाषा अलग होती है, इनकी भाषा अलग होती है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जाना बंद कर देते हैं। फिर है सुविधाओं का अभाव। दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल की कमी और शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती है, और अगर स्कूल है भी तो बहुत ज़्यादा दूर में है, इसलिए जो है वो लोग जो है नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं शिक्षा, इसलिए अशिक्षित रह जाते हैं। ठीक है, शिक्षा से दूर रह जाते हैं। फिर छठा हो गया दोस्तों कि सांस्कृतिक पहचान का संकट, यानी आधुनिकता और बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान खतरे में है। उनकी बोलियां, उन पारंपरिक गीत, नृत्य हो गया, अद्वितीय शिल्प कलाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ठीक है, यानी वो क्या कर रहे हैं, बाहरी लोगों से, यानी जैसे हम लोग आम जनता लोग से, जैसे नॉर्मल लोग हैं, वैसे लोगों से अगर मिलजुल रहे हैं तो उनकी जो है अपनी विशिष्ट पहचान खतरे में है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है, ऐसा कहना है। आगे की मुख्य धारा के समाज में घुलने मिलने के दबाव में वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोते जा रहे हैं, है ना। आगे सातवां दोस्तों बोल रहा है कि वन अधिकारों का हनन। आदिवासियों का जीवन जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है। सख्त वन कानूनों के कारण उन्हें अक्सर जंगलों से बेदखल कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, या फिर उसे जो है मामूली वनोपज इकट्ठा करने के लिए भी अपराधी माना जाता है। यानी कि अपने ही जंगल में जहां वो लगाए हैं जंगल, या फिर जंगल के कुछ चीज़ों के लिए उन्हें जो है अपराधी माना जाता है वहाँ की। तो ये सब चीज़ें, ये सब समस्याएं आती है जनजातियों के सबसे मुख्य समस्याओं में है। ठीक है, अब निष्कर्ष थोड़ा सा देख लीजिए। बोल रहा है कि जनजातियों की समस्याएं उनकी जल, जंगल और जमीन से जुड़ी पहचान के साथ साथ विकास के अभाव से भी पैदा हुई है। हालांकि सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ जो है उन तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती है, अच्छे से पहुंच नहीं पाती है। जनजातियों का सही विकास तभी संभव है जब उसकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए, तभी उनका विकास संभव है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे से देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, तो आपको हर हाल में ये कर ही लेना है, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, बोला है कि झारखंड की जनजातियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे दोस्तों, आंसर समझेंगे। तो वही बात हुआ, तो झारखंड जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है झाड़ झाड़ियों का प्रदेश, है ना। तो ये आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप झारखंड में रहने। तो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान ही यहाँ की जनजातियों, संस्कृति और उसके संघर्षों से है। यहाँ की कुल जनसंख्या का जो है 26.2% हिस्सा जो है
वो जनजातियों से ही है, ठीक है। यानी झारखंड में जो है 26.2% जो है सिर्फ जनजातियां ही पाई जाती है। राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, यानी 32 अलग अलग जनजातियां जो है यहाँ निवास करती हैं। कहाँ? झारखंड में, जिसमें से बहुत सारे होते हैं, संथाल है, मुंडा है, उराव है, हू है, खड़िया है और बहुत सारे हैं, ठीक है। इनमें से जो है दोस्तों 8 आदिम जनजातियां की श्रेणी में आती है, ठीक है। आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद जो है आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की रक्षा की लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम था ये, ठीक है। यानी क्या हुआ था, बिहार में जब एक था तब इन्होंने जो है अपना रक्षा के लिए जल की, जंगल की, ज़मीन की बहुत लंबे समय तक जो है मांग चल रही थी। तो उसी का परिणाम जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हो गया बिहार से और ये एक नया राज्य बनाया जहां आदिवासी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। 26.2% जो है यहाँ आदिवासी हैं। लगभग जो है 32 जनजातियाँ, इसमें कुल 32 जनजातियों का समूह पाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग नीचे देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे, इनका स्थिति देखेंगे, ठीक है। यानी कौन सी स्थिति में ये अभी रह रहे हैं, है ना। तो पहला हो गया इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, जिसमें हो जाता है अनूठी जीवन शैली। यानी झारखंडी जनजातियों का जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक पर ही केंद्रित है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, ये सब जो है उनका प्राकृतिक के प्रेम को दर्शाते हुए ये सब त्यौहार है, ठीक है, जनजातियों का झारखंड में। फिर है दोस्तों पितृसत्तात्मक संरचना। यानी यहाँ समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के समान ही सामाजिक, समान और आर्थिक भागीदारी जैसे कि हाट बाजार में व्यापार प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि पितृसत्तात्मक संरचना का मतलब होता है कि पिता का ही जो है, पिता का मतलब समाज में बेटा का, इसी तरह मतलब जो चलते आता है ना वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान जो है सामाजिक, समान और आर्थिक भागीदारी दी गई है। यानी वो भी जो है हाट में जाके, मतलब बाजार में जाके अपना व्यापार करती हैं, आपने देखा होगा। वो भी जो है पुरुषों के समान जो है मेहनत करती हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये है, ठीक है। आगे दोस्तों धार्मिक पहचान। वर्तमान में झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ी मांग जो है वो सरना धर्म कोड की है, ठीक है। यानी अभी जो चल रही है वो सरना धर्म कोड की मांग है झारखंड में। वे खुद को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म से अलग प्राकृतिक पूजक मानते हैं और अपनी एक अलग धार्मिक पहचान चाहते हैं। यानी उनका मानना है, उनका कहना है, वो जो है ना ही हिंदू अपने आप को मानते हैं, ना ही मुस्लिम, ना ही ईसाई, वो जो है इन सभी से अलग मानते हैं अपने आप को। वो प्रकृति की पूजा करते हैं। वो जो है सरना धर्म कोड का जो है मांग कर रहे हैं झारखंड में, और वो धार्मिक पहचान अलग चाहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों भाषाई विविधता। यानी यहाँ जो है संथाली हो गया, मुंडरी हो गया, कुडुक हो गया और जैसी भाषाएं बोली जाती, यानी अलग अलग भाषाएं बोली जाती अलग अलग जनजातियों के थ्रू से। तो संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है, जो उसकी सांस्कृतिक जीत की प्रतीक है। यानी जो संथाल है, यानी आपका जो है संथाली भाषा, उसे जो ऑलरेडी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है, बाकी जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो स्थिति हो गया वो आर्थिक स्थिति या फिर आजीविका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कृषि और वनोपज। यानी झारखंड के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से धान की खेती, वनों से मिलने वाली वस्तु जैसे कि महुआ हो गया, ला हो गया, केंदू पत्ता हो गया, ये सब पर टिकी हुई है, ठीक है। झारखंड भारत के ला, ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें आदिवासियों की मुख्य भूमिका रही है। तो ये आपके कृषि वगैरह, वनोपज, मतलब यही सब पर जो है डिपेंड करते हैं पूरा आदिवासी वगैरह। इसमें धान की खेती हो गई, जंगल से मिलने वाले कुछ वस्तुएं, कुछ पेड़ पौधे जो उन्हें जो है अपनी आजीविका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हो गया कि खनिज संपदा का विरोधाभास। झारखंड देश का 40% जो है वो खनिज रखता है, लेकिन विखंडबना यह है कि इस खनिजों की ऊपर रहने वाले आदिवासी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने में मजबूर हैं। यानी देखिए झारखंड में 40% से अधिक जो है
यहाँ खनिज है, लेकिन फिर भी यहाँ के आदिवासी जो है जहाँ रह रहे हैं वहीं खनिज है, लेकिन फिर भी वो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है जो अच्छी जो है मतलब नहीं मिलती है कीमत, या फिर सरकार उसे जो है ले लेती है। पलायन की समस्या, कृषि में कम आय और उद्योगों की कमी के कारण झारखंड की जनजातियाँ युवा बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। यानी क्या होता है, देखिए झारखंड में जो है, ठीक है, कृषि में जो है कमाई मिलती है और साथ ही साथ जो है जो भी उद्योग वगैरह नहीं है, इसलिए झारखंड के जनजाति वगैरह के युवा जो हैं वो दिल्ली, पंजाब मतलब मुंबई वगैरह आपने देखा होगा जाते हैं, किस लिए, तो मजदूरी के लिए। तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उसी पलायन की समस्या है। तीसरा हो गया भूमि और विस्थापन की चुनौतियाँ। दोस्तों विस्थापन, झारखंड में बड़े बांध जैसे कि मान लीजिए तिलैया बांध हो गया, मेरथन बांध, या फिर कोई भी बांध आप ले सकते हैं, वो सब अगर बनता है, या फिर खदान, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह जैसे कि जमशेदपुर, बोकारो, ये सब का निर्माण में जो है लाखों आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया है और करते आ रहे हैं, कुछ अगर बनता है तो, ठीक है। पुनर्वास की धीमी प्रक्रिया ने इन्हें अपनी ही ज़मीन पर शरणार्थी बना दिया है। यानी क्या होता है, कुछ विकास हो रहा है वहाँ, तो वहाँ से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसी के कारण उन्हें जो है विस्थापन की बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए इनके लिए जो है कानूनी सुरक्षा बनाया गया है, ठीक है, कानूनी सुरक्षा है जो कि CNT और SPT, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल नेटवर्क ऑफ ट्राइबल, ठीक है, सेंट्रल नेटवर्क ऑफ ट्राइबल, और इसका फुल फॉर्म होता है SPT का फुल फॉर्म होता है संथाल प्रागंस टेंडेंसी, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको देखिए हिंदी में आप समझ सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि 1908 में हुआ था, और संथाल प्रागन काश्तकारी अधिनियम जो कि 1855 में, ठीक है, ये डेट भी दिया गया। आदिवासियों की ज़मीन की गैर आदिवासियों को बिक्री पर रोक लगाते हैं। इन कानून को रक्षा करने यहाँ की आदिवासियों का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। यानी क्या है, इस नियम के अनुसार कोई भी आदिवासियों की ज़मीन जो है गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं, नहीं इसे रोकता है, यानी खरीदने से रोकता है। ये कानून यही रक्षा करता है, और इसमें जो है इस कानून की रक्षा करने में जो आदिवासियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा पर, ठीक है। आगे चौथा है दोस्तों कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। यानी शिक्षा देखिए पिछले 2 दशकों में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पहुंच बढ़ाई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा की कमी अभी भी बरकरार है। यानी क्या हुआ, पहले तो जो कंडीशन था उससे थोड़ा सा सुधरा है, ठीक है, क्योंकि जगह जगह पर आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें जो है मतलब थोड़ा सा मदद मिल जाती है ताकि वे पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है फिर भी उच्च शिक्षा के लिए और अच्छी शिक्षा के कमी अभी भी ये बरकरार है, तो ये कहा जा रहा है। आगे देखिए स्वास्थ्य का देखा जाए तो कुपोषण झारखंड की जनजातियों विशेषकर बच्चों और महिलाओं में एक गंभीर समस्या है। साथ ही सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया जैसी बीमारी का प्रकोप भी इन क्षेत्रों में अधिक रहा है। यानी क्या होता है, झारखंड की जो जनजातियां हैं और विशेष करके बच्चे और महिलाओं में जो है ये एनीमिया वगैरह यानी कि खून की कमी या फिर मलेरिया जैसी बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। पांचवा दोस्तों बोल रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति। तो राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या है वो देखते हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व अगर देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में जनजातियों का वर्चस्व है। राज्य के मुख्यमंत्री का पद और विधानसभा की कई सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यानी क्या है, राजनीतिक में भी जो है इन्हें जो है अलग से सीटें कुछ आरक्षित करके दी गई है कि इस सीट पर सिर्फ जो है आदिवासी ही लड़ सकते हैं, आदिवासी ही खड़ा हो सकते हैं, ऐसा, ठीक है। आगे दोस्तों स्वशासन यानी पेशा एक्ट, ठीक है, पेशा एक्ट जो है आपका स्वशासन। झारखंड में ग्राम सभा और मनकी मुंडा या फिर पढ़ा पंचायत जैसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आज भी सक्रिय है। पेशा कानून के माध्यम से इन्हें और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गया, इस पर इसका नियंत्रण बना रहे, ठीक है। तो झारखंड में जो है ग्राम सभा होता है, मानकी मुंडा होता है,
पढ़ा पंचायत जैसी बहुत मतलब ये सब परंपरा चली आ रही है, जो कि क्या करती है, उसमें आपका एक पंचायत मुखिया वगैरह रहता है, जो क्या करता है, यहाँ के जंगल, जल, जमीन, इन सभी को नष्ट होने से या फिर इन सभी पर नियंत्रण बनाए रखता है, ताकि किसी तरह से दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष दोस्तों। तो लिखा है कि झारखंड की जनजातियों अपनी विशिष्ट पहचान और संघर्षों के लिए जानी जाती है। खनिज संपदा से धनी होने के बावजूद ये समुदाय विस्थापन और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। झारखंड की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसकी जंगल, जल और जमीन की रक्षा करते हुए उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही राज्य के विकास का सही पैमाना होगा। तो ये सब जो है करने से ही जो है झारखंड की जनजातियों की स्थिति जो है और सुधरेगी। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है कि जनजातियों के विकास के लिए जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए, या फिर पूछा जाएगा कि भारत में जनजातियों के लिए या फिर जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो कुछ भी पूछा जाए आपको ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि भारत में जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा त्रिआयामी दृष्टिकोण यानी त्रिआयामी, जिसमें शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य वगैरह अपनाया गया है। 2025 में अगर देखा जाए तो इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य था अंतिम चौर तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब आगे हम लोग नीचे देखेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। तो बोल रहा है कि जनजातियों विकास के लिए मुख्य कल्याणकारी योजना। ठीक है, तो देखिए देखेंगे जनजातियों विकास के लिए मुख्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो पहला हो गया हम लोग का शिक्षा और विकास कौशल योजनाएं, तो मतलब कौशल विकास योजनाएं। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा को जनजातीय उत्थान की कुंजी माना गया है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा। क्या क्या किया गया है? तो पहला किया गया है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMRS। ठीक है, तो केंद्र सरकार का लक्ष्य उन सभी ब्लॉकों में ये स्कूल खोलना है जहां जनजातियों की आबादी जो है 50% से ऊपर है, तो वहां जो है ये स्कूल खोला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि यहाँ जो है 6ठी से लेके 12वीं तक के छात्रों की मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, खेल परीक्षण और भोजन प्राप्त किया जाता है। यानी क्या होता है, यहाँ पढ़ाई, खेल से रिलेटेड और साथ ही साथ भोजन वगैरह भी प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चे वगैरह अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो ये किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इस योजना के तहत जो है हर साल बहुत सारे चुने हुए जनजातीय छात्रों को जो है विदेश भेजा जाता है, मास्टर के लिए, PhD के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। इन सभी के लिए उन्हें जो है वित्तीय सहायता भी दी जाती है और वे जो है विदेश जाके अपनी जो है पढ़ाई वगैरह कर पाते हैं। तो ये भी है। आगे देखिए तीसरा जो है हम लोग का, यानी अगला बोला डिजिटल साक्षरता और गोइंग ऑनलाइन एज डील्स। ठीक है, जिसको गोल के नाम से जाना जाता है। फेसबुक मेटा के सहयोग से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है जनजातीय युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाना और उन्हें जो है उद्यमी बनाना। ठीक है, तो ये सब किया गया है शिक्षा के दृष्टि से, शिक्षा से रिलेटेड। अब आगे दूसरा हो गया कि आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका के लिए क्या किया है। तो देखिए आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से निकालने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये प्रमुख योजनाएं किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया पीएम जनमन योजना। यह योजना जो है 2024 से 25 का सबसे बड़ी योजना है। इसका बजट जो है वो 24,000 करोड़ से अधिक है। ठीक है, यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो कि PBTGS में आते हैं उनके लिए है, ताकि उन्हें पक्का घर मिल सके, सड़क मिल सके, बिजली मिल सके और इंटरनेट जैसी 11 महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जा सके। उनके लिए ये निकाला गया था इतना करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये था। आगे दूसरा किया गया है तो वो है वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना जो ट्राइफेड के माध्यम से आदिवासियों के वनों जैसे कि महुआ, शहद जो भी है वन में, उन सभी को जो है प्रोसेसिंग करना है, यानी कि
संस्करण करना और पैकेजिंग सिखाया जाता है। इसमें वे अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बाजारों में बेच सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, आगे जो तीसरा किया गया दोस्तों वो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, PMAAGY। इस योजना के तहत लगभग 36,000 जनजाति बहुल गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ बुनियादी ढांचों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब किया गया है आपके जो है किसमें, तो आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, आगे तीसरा कि स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजना क्या क्या किए गए हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक प्राथमिकता है, यानी वहाँ जो है ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जो कि 2047। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2047 तक इन अनुवांशिक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, यानी जो एनीमिया आदिवासियों में फैल रहा है, महिलाओं और बच्चे में, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का प्लान 2047 तक बनाया है, जो जनजातीय समुदायों में बहुत आम बात है ये बीमारी। इसके तहत व्यापक स्तर पर रक्त परीक्षण और परामर्श कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया गया है। आगे और क्या किया गया है, तो वो है मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण और पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है इस मिशन के तहत। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आगे हम लोग का चौथा है, बोला है कि बुनियादी ढांचा और आवास। PM आवास योजना के तहत जो है उन्हें घर वगैरह दिया जाता है। तो PM आवास योजना जो कि ग्रामीण जनजातीय परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख से लेके 1.30 लाख तक सहायता दी जाती है। झारखंड जैसी राज्यों में जो है अबुआ आवास योजना भी चल रहा है, जिसमें 3 कमरों का मकान दिया जा रहा है। तो यानी दोनों चल रहा है, PM आवास योजना, और झारखंड में जो है अलग से चलता है अबुआ आवास योजना, जो कि स्टेट का। ठीक है, तो ये सब के तहत जो है आदिवासियों को जो है और भी मजबूत बनाने में, अपने घरों को बनाने में मदद दिया जा रहा है। आगे की जल जीवन मिशन हर घर जल अभियान के तहत जनजातियों बस्तियों में जो है पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें भी जो है अच्छी पेयजल मिल पाए। ठीक है, पांचवा जो है संवैधानिक और कानूनी संरक्षण। वन अधिकार अधिनियम जो है वो 2006 में लागू हुआ था। ये सब थोड़ा सा आप डेट याद रखिएगा। यह कानून आदिवासियों को उनकी पैतृक वन भूमि पर कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है, जिससे उन्हें बेदखली से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, बेदखली वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे जो है पैसा अधिनियम जो आपका है, जो 1966 में बनाया गया था। यह ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, ताकि वे अपने स्थानीय संस्थानों, खनिजों और सामाजिक परंपराओं का प्रबंधन खुद से कर सकें, और खुद से एक ग्रुप जैसा, पंचायत सभा, ये सब जैसा बना के रह सके। ठीक है, इनका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है कि ये योजनाएं जनजातियों को गरीबी और पिछड़ापन से उभारना, आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा माध्यम है। सरकार का लक्ष्य केवल उनकी सहायता देना नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल के जरिए सशक्त बनाना। इन योजनाओं की असली सफलता तभी होगा जब दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम आदिवासी व्यक्ति तक इनका लाभ पहुँचे, और वे अपनी पहचान को बचाते हुए देश की प्रगति में बराबर भागीदारी बने। तभी उनका जो है पूरा तरह से मान लीजिए विकास हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास निगम का वर्णन कीजिए। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो हमने क्वेश्चन लिया सब पहले ही पूछा जा चुका है, वैसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, आंसर है दोस्तों, बोला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम, जिसको NSTFDC बोलते हैं। ठीक है, NSTFDC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होते हैं, उसके अंतर्गत एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ये, क्या, NSTFD। ठीक है, NSTFDC इसकी स्थापना जो है 10 अप्रैल 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 2001 को की गई थी।
यह एक लाभकारी उद्देश्य वाली कंपनी नहीं है, बल्कि इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 8, जो कि पहले धारा 25 में रहती थी, उसे धारा 8 में कर दिया गया है, के तहत एक कल्याणकारी संस्था के रूप में हुआ है। ठीक है, आगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसे बनाया गया है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य से बनाया गया है। तो एनएसटी एफडीसी का मुख्य लक्ष्य जो है वो देश के सबसे वंचित वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति, जिसे एसटी बोलते हैं, शेड्यूल जो है शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है, का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया आर्थिक आत्मनिर्भरता जनजातीय व्यक्तियों और उनके परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, पहला ये हो गया। ठीक है, ये उद्देश्य है। दूसरा है रियासती वित्त सहायता, यानी आदिवासियों को अपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करवाना, ताकि वे जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सके। आगे है कौशल विकास, जनजातीय युवाओं को आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए प्रशिक्षण देना, ताकि वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सके और वो भी जो है बराबरी कर सकें। ठीक है, आगे मार्केटिंग सहायता, आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे कि हस्तशिल्प हो गया या फिर वन जंगल के द्वारा कोई उपज हो गया, उन सभी को बेचने के लिए बाजार जो है उपलब्ध करवाना, ताकि वे अपना जो है बेच सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब है इसका प्रमुख ऋण योजनाएं, इनके द्वारा जो है प्रमुख ऋण योजनाएं भी चलाई गई है इस संस्था के द्वारा। तो एनएसटी एफडीसी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को लक्षित करता है, यानी कि उसे जो है लाभ पहुंचाता है। तो पहला हो गया इसमें कि आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं AMSY, यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। इसके तहत 2 लाख तक ऋण सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ है AELYS, उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कि मेडिकल वाली शिक्षा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सभी शिक्षाओं के लिए जनजातीय छात्रों को जो है 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, 6% ब्याज पर दिया जाता है। तो ये 2 योजना है। आगे जो योजना है वो है टर्म लोन योजना, यानी किसी भी उत्पादक व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50 लाख तक का सहायता दी जाती है। इसमें ऋण का जो है 90% हिस्सा निगम द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब है। आगे जो हम लोग का है वो है माइक्रो क्रेडिट योजना, जिसको बोलते हैं MCF। ठीक है, छोटे व्यापारियों और स्वयं सहायता समूहों जैसे कि SHGS के लिए 50,000 प्रति सदस्य तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाता है, ताकि वे छोटे मोटे व्यवसाय जो है अपना अच्छा से खोल सके। तो ये सब चीज़ें दोस्तों। आगे देखिए, इसका पात्रता मापदंड देखा जाए तो योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरा करना आवश्यक है, तभी जो है उठा पाएंगे। तो क्या क्या है, तो आवेदकों के पास वैध अनुसूचित जनजाति जो कि ST प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है आवेदक का वार्षिक पारिवारिक आय जो है 3 लाख से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए इससे। फिर है उसका आयु जो है 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी तो उसे ऋण मिलेगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम कैसे मिल सकता है ना, ये तो रूल है ना। आगे है कार्य प्रणाली, यानी कि ये काम कैसे करता है कौन, तो ये संस्था जो है एनएसटी एफडीसी जो है वो काम कैसे करता है। तो सीधे जनता को पैसा नहीं बांटता है, तो ये कैसे बांटता है, तो चलिए देखते हैं। बल्कि यह एक जो है द्विस्तरीय संरचना है, यानी 2 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है, पर काम करता है। यानी राज्य चेन लॉइंग एजेंसी SCAS, प्रत्येक राज्य में एक सरकारी विभाग या निगम होता है। जैसे कि झारखंड में है JST CDS, यानी JST CDS मतलब हर राज्य में बना दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि झारखंड स्टेट, ठीक है, झारखंड स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD, ठीक है, तो ये लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो NST FDC से फंड लेकर स्थानीय आदिवासियों तक पहुंचाता है। यानी क्या होता है, ये केंद्र स्तर पर है, ठीक है, ये हर एक राज्य में जो है फंड देता है और वो जो है आदिवासियों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे काम करता है ये, ठीक है। आगे देखिए, वित्तीय संस्था अगर देखा जाए तो यह निगम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आरआरबी बोलते हैं के माध्यम से भी ऋण विस्तारित करता है और लोगों तक ऋण देता है। तो ये सभी चीज़ें थी। आगे देखिए निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो आज के डिजिटल और आधुनिक युग में एनएसटीएफडीसी जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। यह न केवल वित्तीय मदद देता है बल्कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से आदिवासियों को जोड़कर उन्हें समाज का मुख्य धारा पे लाने का प्रयास कर रहा है। यह निगम आदिवासियों के साहूकारों के शोषण से बचाता है और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। तो ये सभी था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो है हम लोग का दोस्तों, ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की आपका जो है छठी अनुसूची है या फिर अनुच्छेद 332 पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी ये दोनों क्या है, अनुसूची 6 और अनुच्छेद 332। तो चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो बोल रहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 332 जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उसकी स्वायत्तता और राजनीतिक भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करते हैं। चलिए इसका पूरा विवरण देखते हैं हम लोग। तो प्रमुख विवरण इसका देखते हैं। तो पहला हो गया भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। तो छठी अनुसूची जो है दोस्तों वो संविधान के 244 दूसरा, ठीक है, और अनुच्छेद 275 पहला के तहत आती है। यह पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा और स्वशासन का अधिकार प्रदान करती है। छठी अनुसूची इसमें हो गया भौगोलिक विस्तार। यह वर्तमान के 4 राज्य जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम के विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। आगे है स्वायत्ता जिला परिषद यानी एडीसी जो जिसको बोलते हैं एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस अनुसूची की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है स्वायत्त जिला परिषदों का गठन है। प्रत्येक जिलों में एक परिषद होती है जिसमें अधिकतम जो है 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 निर्वाचित होते हैं और 4 जो है राज्यपालक द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए बनाया गया है। आगे है विधायी शक्तियाँ, यानी ये परिषद भूमि हो गया, वन हो गया, नहर हो गया, पानी हो गया, खेती हो गया, ग्राम प्रशासन, विरासत, विवाह और तलाक जैसे विषयों पर अपने स्वयं का कानून बना सकती है। हालांकि इन कानूनों को राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, यानी क्या है, ये अपना जो है खुद का जो है इन सभी चीज़ों पर कानून जरूर बना सकती है, लेकिन उसे पास करवाना पड़ेगा, राज्यपाल से मंजूरी लेना पड़ेगा, अलाउ लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर है न्यायिक शक्तियाँ। इन परिषदों को जनजातीय मामलों से निपटने के लिए ग्राम अदालतों का गठन तैयार किया जाता है। अधिकार है यहाँ जनजातियाँ रीति रिवाजों के अनुसार न्याय किया जाता है। उन्हें पंचायत रहता है यहाँ, उसी तरह से जो है न्याय मिलता है। फिर है वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, छठी अनुसूची के तहत परिषदों को भूमि राजस्व इकट्ठा करने और कुछ विशिष्ट कर लगाने का अधिकार होता है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिए सीधा अनुदान भी मिलता है ताकि वे जो है अपना इस संगठन को अच्छे से चला सकें। उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों राज्य के भीतर राज्य। ठीक है, राज्य के भीतर राज्य यानी कि जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए अपना खुद से एक छोटा सा बना के और उसमें अपना खुद से जो है नया मतलब अपना रूल वगैरह चलाना, ठीक है, की अवधारणा लागू करना ताकि जनजातीय संस्कृति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके और वे अपनी परंपराओं के अनुसार विकास भी कर सके। तो ये था हम लोग का भारत की अनुसूची 6। ठीक है, आगे देखिए भारत संविधान की अनुच्छेद 332 के बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद जो है 332 देश के राजनीतिक ढांचों में अनुसूचित जनजाति जिसको एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजातियों जिसको बोलते हैं एसटी की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है ये, जिसमें एक एक करके देखते हैं। तो बोल रहा है कि विधानसभाओं में आरक्षण। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित की जाए, यानी कुछ सीटें जो है उनके लिए आरक्षित की जाती है। फिर है सीटों का निर्धारण।
आरक्षित सीटों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों में उनकी अनुपात में होती है, जिसका अनुपात में उसी राज्य के कुल जनसंख्या में SC ST की जनसंख्या है, तो उसी हिसाब से जो है उसकी सीटें जो है आरक्षित की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी राज्य में जो है 20% आबादी ST वर्ग की है, तो विधानसभा में लगभग 20% सीटें जो है ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएगी, यानी जितनी परसेंट आबादी है उतनी परसेंट जो है सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती है। पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान है। इस अनुच्छेद में जो है असम भी आता है, ठीक है। असम के स्वायत्त जिलों जो कि 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं को जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे अपनी विशिष्ट पहचान बनी रहे, उसकी विशिष्ट पहचान बनी रहे, ठीक है। आगे समय सीमा और विस्तार। मूल रूप से यह आरक्षण सीमित समय के लिए था, लेकिन समय समय पर संशोधन के माध्यम से इसे बढ़ाया गया है। 104वें संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था, उसके अनुसार यह आरक्षण जो है 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, उस समय के लिए प्रभावी है, ठीक है। आगे है इसका महत्व देखा जाए तो यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में जनजातीय समाज का नेतृत्व मौजूद रहे। इनके बिना कम आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों का आवाज़ राजनीतिक में दब जाती, इसलिए उनका भी सीट दिया जाता है, ताकि उनका भी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके, उनके भी लोग जो है खड़े हो सके, ठीक है। इसका निष्कर्ष देखा जाए तो बोल रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची और अनुच्छेद जो है 332 जनजातीय समाज के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जहां जो है 6ठी अनुसूची आदिवासियों को अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए खुद का शासन चलाने की शक्ति देता है। वहीं अनुच्छेद 332 जो है वो विधानसभा में आरक्षण के जरिए उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, यानी उन्हें भी जो है मौका देता है। ये दोनों मिलकर जो है आदिवासियों के अधिकारों और उनकी अलग पहचान को सुरक्षित रखते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। बोला कि पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी पंचवर्षीय योजना जो होता है उसमें जनजातियों का विकास की क्या भूमिका रहती है, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक से समझौता किए बिना विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। यानी कहने का मतलब ये है, जो पंचवर्षीय योजना होता है उसमें जो है इनकी भी भागीदारी, इनके भी विकास के बारे में सोचा जाता है, ये भी किया जाता है, ठीक है। 1951 से शुरू यह यात्रा जो है कल्याण से सशक्तिकरण की और बढ़ी। इसका लक्ष्य जो है आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है, ताकि मतलब उनका जो है जल, जंगल वगैरह को रक्षा करते हुए भी उनका विकास करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है। तो देखिए आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास के बारे में। तो पहला हो गया प्रारंभिक चरण, पहला चरण जिसमें कि प्रथम से लेकर तीसरी योजना आती है, जो कि 1951 से लेकर 1969 तक की है। तो नेहरूवादी दृष्टिकोण, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंडित नेहरू ने जनजातीय पंचशील का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ था कि विकास आदिवासियों पर थोपा ना जाए, बल्कि उनकी अपनी प्रतिभा के अनुसार हो। यानी ये जो है जनजातीय पंचशील जो बनाया गया था, इसका सिद्धांत ये था कि जो आदिवासी हैं उस पर जो है विकास थोपा नहीं जाए, बल्कि उसके जो है प्रतिभा के अनुसार धीरे धीरे उसे जो है पढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है। फिर आगे इसी में है कि विशेष ब्लॉक, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय ब्लॉक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMTB, बनाए गए हैं, जिसमें जो है बाद में जनजातीय विकास खंड यानी TDB कहा गया है इसको, ठीक है। तो ये किया गया था। अब दूसरा जो है वो रणनीतिक बदलाव, जो कि चौथी और पांचवी योजना के तहत हुआ था, यानी 1969 से लेकर 1979 तक के जो हुआ था वो है, ठीक है। जनजातीय उप योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना जनजातीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यानी इसमें जो है TSP की शुरुआत की गई, ठीक है। TSP मतलब ट्राइबल सब प्लान, ठीक है, की शुरुआत की गई, जिसके तहत जो है जनजातीय विकास के लिए अलग से बजट निर्धारित करना
अनिवार्य कर दिया गया था, यानी उनके विकास के लिए भी अलग से बजट निकाला जाए, तो ये था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कि बड़े पैमाने पर होने वाले शोषण को रोकना और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करना और उन्हें भी विकास में उनका भी विकास करना। ठीक है, तीसरा दोस्तों बोल रहा है कि संस्थागत मजबूती, यानी छठी और आठवीं योजना जो कि 1980 से लेके 1997 तक चला था। ठीक है, आर्थिक सहायता, इन योजनाओं में व्यक्तिगत आय बढ़ाने वाली योजना पर जोर दिया गया, जिसमें ट्राइफेड जो कि 1987 में बना गया है, NSDFDC जैसी संस्थाओं की नींव इसी दौर में पड़ी, ताकि आदिवासियों को उनकी उत्पादकताओं का सही दाम मिल सके और उन्हें भी जो है अच्छे से काम करने, मतलब उन्हें भी जो है आर्थिक सहायता भी मिल सके और उनका भी विकास हो सके। फिर है कानूनी अधिकार, जो कि 8वीं योजना के दौरान जो है पेशा अधिनियम लागू किया गया था, जो कि 1996 में लाया गया था, जिसमें जो है ग्राम सभा वगैरह इन सभी का स्वशासन की अपार शक्ति प्रदान की गई है, ताकि वे अपना खुद का जो है छोटा सा शासन टाइप में, मुखिया टाइप में, ग्राम सभा टाइप में बना के वहीं अपना जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चौथा है कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी 9वीं से 12वीं योजना जो कि 1997 से 2017 तक माना जाता है, अलग मंत्रालय 1999 यानी 9वीं योजना में एक समर्पित जनजातीय कार्यालय मंत्रालय बनाया गया, जिसमें योजनाओं के काम में तेजी लाई गई। ठीक है, शिक्षा पर जोर दिया गया, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत हुई, ताकि जनजातीय बच्चे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। वन अधिकार दिया गया, 2006 में जो है वन अधिकार अधिनियम जिसको बोलते हैं FRA पारित हुआ, जिसमें जो है जिसने आदिवासियों को उनकी पुसनौती जमीन पर कानूनी हक दिया और उसे वहां से भगा नहीं सकते, ऐसा उस कानून में किया गया। ठीक है, समावेशी विकास, यानी 12वीं योजना अंतिम योजना जो थी उसमें स्वास्थ्य कुपोषण दूर करने और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये सभी योजनाओं के माध्यम से जो है, ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इनका भी जो है अलग से विकास के लिए जो है बजट निकाले जाने लगे। फिर है इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखा जाए तो साक्षरता, यानी जनजातीय साक्षरता दर जो कि 1951 से बहुत कम थी। इस योजना के कारण 2011 की जनसंख्या तक 59 यानी कि अब 2025 तक जो है इससे और भी आगे पहुंच गई है। ठीक है, प्रतिनिधित्व देखा जाए तो सरकारी नौकरियों और राजनीतिक में आरक्षण के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान भी वो लोग दे रहे हैं और अपनी भी भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचा देखा जाए तो सुंदर वनोंचल तक सड़क, बिजली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहुंच भी बढ़ चुकी है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं ने जनजातीय समुदायों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जहां शुरुआती दौर में ध्यान केवल भोजन और बुनियादी सुविधाओं पर था, वहीं जो है बाद में योजनाओं ने उन्हें संवैधानिक अधिकार और स्वशासन देकर समाज में बराबरी का स्थान दिलाया। आज नीति आयोग जो है इस TSP यानी कि TSP ट्राइबल सब प्लान, ठीक है, के मॉडल को डिजिटल इंडिया और वंधन विकास केंद्र के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, और इसे जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इनका भी विकास संभव हो पा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये आंसर है कि 1970 के दशक में जो है भारत के लिए चुनौतियों भरा था ये 1970। 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी गिरावट और भारी वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में थी। मुद्रास्फीति चरम पर थी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए DP धर ने इस योजना का खाका तैयार किया था। ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना का तैयार किया था। 5वीं योजना का मौजूदा जो है श्री DP धर द्वारा तैयार किया गया। इसका आधिकारिक समय जो है 1974 से लेके 1979 तक था। हालांकि 1970 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी, ठीक है,
सरकार ने इसे इसके निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व यानी कि मार्च 1978 में ही समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर रोलिंग प्लान शुरू कर दिया गया था। ठीक है, आगे है इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य देखा जाए तो इस योजना का मूल मंत्र अगर देखा जाए तो विकास के साथ सामाजिक न्याय था। इसका 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था गरीबी हटाओ, समाज के सबसे गरीब तलबे के आय में वृद्धि करना था। फिर है आत्मनिर्भरता, विदेशी मदद, ठीक है, इन सभी पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना था। खुद के सामान को उपजाओ, खुद से मतलब स्वदेशी अपनाना। ठीक है, इसका मुख्य कार्यक्रम और रणनीति अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि 5वीं योजना के दौरान भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। पहला जो था वो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP। इसे जो है 1974 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण और गरीब आबादी को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल, ग्रामीण सड़क और बिजली प्रदान करना था। तो ये सब था। ठीक है, इसी में किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका मुख्य फोकस जो था यानी मुख्य लक्ष्य जो था वो भूमि सुधार, बंधुओं मजदूरी का उन्मूलन और ग्रामीण गरीब को कम करना था। ये सब ये प्लान में था, ये सब ये कार्यक्रम में था। आगे था दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है, आगे है कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो कि 1975 में लाया गया। देश में बिजली उत्पादन और वितरण को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA को शक्तियों को बढ़ाया ताकि वे जो है पूरे देश में जो है जहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं है वहाँ भी पहुँचा सके। इसका आर्थिक उपलब्धि और विकास दर अगर देखा जाए तो योजना के लिए 4.4% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। देश ने वास्तव में 4.8 की वृद्धि दर हासिल की, जो इस एक सफल योजना साबित होती है। क्योंकि देखिए 4.4 का रखा गया था लेकिन 4.8 हो गई, ज़्यादा है ना। कृषि देखा जाए तो हरित क्रांति का प्रभाव जारी रहा और खदान उत्पादन में सुधार हुआ, जिससे खदान सुरक्षा को मजबूती मिली। फिर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ने और देश में बिजली की उत्पादन की क्षमता को दोगुना करने के लिए भारी निवेश किया गया था ताकि जो है ये सब मतलब बिजली वगैरह भी बढ़ाया जा सके। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो लिखा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय नियोजन के इतिहास में गरीबी उन्मूलन का घोषणा पत्र माना गया है। भले ही यह राजनीतिक कारणों से अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर सकी, लेकिन इसने देश में सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे को विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो ये सभी चीज़ था पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है। ठीक है, तो यही हमारा जो था दोस्तों वो सिर्फ 7 ही प्रश्न था। और अगर ये आप 7 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका जो MDC जो सब्जेक्ट है ट्राइबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इसमें आपका जो है पूरा तैयारी हो जाएगा। और ये सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए सेम रहता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी जल्द ही करवाया जाएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।